दिन की रोशनी में हमें खेत और दूर दूर के गांव नजर आने लगे थे। ये सारा इलाका जरखेज और आबाद था। बहुत दूर कुछ टीलों के खाके भी नजर आ रहे थे। हम खेतों और झाड़ियों वाली जमीन पर जा रहे थे। कहीं कहीं खेतों में किसान हल चलाते और सब्जियां वगैरह काटते नजर आ रहे थे। हम एक कच्चे रास्ते पर आ गए जहाँ पीछे से एक यक्का आ रहा था। लड़की ने खौफजदा होकर कहा, इस तरफ हो जाओ, कहीं मेरा बापू ना आ रहा हो। मैंने उसके कहने पर अमल किया और हम कीकरों के दरख्तों की ओट में होकर बैठ गए। यक्के में औरत और मर्द बैठे थे। यक्का गुजर गया तो लड़की ने सर ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? मैंने पूछा। मेरे बापू गुरनाम और चौहड़ सिंह को लेकर इधर ना आ जाए, वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, अगर वो आ भी गए तो जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। लड़की ने मेरे इस दलेराना जुमले का जरा सा भी असर न लिया। उसे लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक निहत्ता नौजवान 3 खूनी कातिल पेशावर सिखों का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने उसे बिल्कुल सही कहा था। हम एक गांव के करीब से गुजर गए। छोटी सी नदी आई। लड़की रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे प्यास लगी थी। मेरी जेब में भुनी हुई ज्वार भी मौजूद थी। मैंने नदी के पास दरख्तों के नीचे बैठते हुए कहा, रजिया बीबी, फिक्र न करो, तुम्हारा बापू यहाँ नहीं आएगा। यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास भुनी हुई ज्वार है, इसे थोड़ा खाते हैं, पानी पीते हैं, जरा आराम करते हैं, फिर आगे रवाना हो जाएंगे। लड़की बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे इसरार पर बैठ गई। थोड़ी सी ज्वार मैंने खाई, उसे भी खाने को दी। नहर का पानी पिया, मुंह हाथ धोया और नहर का छोटा सा पुल पार करके आगे चल पड़े। अब नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। वहाँ पहाड़ियाँ नहीं थी, जमीन कहीं ऊंची हो जाती थी और कहीं कोई घाटी या खाई आ जाती। कुछ छोटे छोटे टीले बहुत फासले पर जरूर दिखाई दे रहे थे। यहाँ की जमीन भी नीम पथरीली थी। कहीं खेतियाँ आ जाती और कहीं संगलाख जमीन शुरू हो जाती। कीकर और फुलाही के दरख्त ज्यादा थे, कहीं कहीं टाली के दरख्त भी थे। हम एक बरसाती नाले के पास पहुँचे तो मुझे घोड़े के नहलाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर लड़की ने पीछे देखा और सहमी हुई आवाज में बोली, बापू आ गया। मैंने देखा कि कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे 3 घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। लड़की का तो रंग उड़ गया, ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म में जान नहीं रही। वो वहीं बैठ गई। घुड़सवार बड़ी तेज आ रहे थे। इससे पहले कि मैं लड़की को उठाकर खाई में उतरता, घुड़सवार हमारे सर पर पहुंच गए। ये 3 सिख थे, इनमें एक नौजवान था। 2 उधेड़ उम्र के थे। वो तेजी से घोड़ों पर से छलांगे लगाते हुए उतरे और हमारी तरफ बढ़े। इनमें से 2 के हाथों में तलवारें थीं। एक उधेड़ उम्र सिख के हाथ में किरपान थी। उसने लड़की की तरफ देखकर गरजदार आवाज में कहा, हरनामो पुत्र, तू इधर आ जा। लड़की एकदम फट पड़ी, चीख कर बोली, मैं तेरी धी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तू सिख है। तूने मेरी माँ को उठाया था, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। दूसरे जो सिख थे वो मेरे दाएं बाएं 4-5 कदमों के फासले पर तलवार लिए खड़े थे और मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। इनमें से जो नौजवान सिख था उसने लड़की से मुखातिब होकर कहा, हरनामो, तू मेरी मंग है, तू एक गैर आदमी के साथ घर से भागी है, तूने हमारी इज्जत डुबो दी है। लड़की के बाप ने नौजवान सिख को चुप कराते हुए कहा, तू चुप कर गुरनाम सिंघा, पहले मुझे अपनी धी से बात करने दे। अब मैंने उसे कहा, मैं किसी को भगा कर नहीं ले जा रहा, लड़की खुद पाकिस्तान जाना चाहती है। उस पर लड़की के बाप ने भड़क मारी और मुझे गाली देकर कहा, ओए मैं देखता हूँ तुम किस तरह ले जाते हो मेरी बेटी को। फिर उसने दोनों सिखों को मुखातिब करते हुए कहा, गुरनाम सैया, चौहड़ सैया, मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इस मलिच को, ये मुझे मुसलमान लगता है। इस दौरान मैंने अपने हिसाब से सारी मंसूबाबंदी कर ली थी कि हमले की सूरत में मुझे क्या करना होगा। इन सिखों से मुझे किसी रियायत की हरगिज उम्मीद नहीं थी। ऐसी बातों में पंजाब के देहातों में आम कत्ल होते रहते थे। मुझे मालूम था कि ये लोग लड़की को शायद कुछ न कहें मगर मुझे जरूर कत्ल कर देंगे। चुनाचे मैं इन हालात में जैसी मंसूबाबंदी कर सकता था मैंने एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से कर ली थी। बस तलवार के पहले वार से मुझे अपने आप को बचाना था। उसके बाद इनमें से कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता था। लड़की के बापू के मुंह से जैसे ही ये जुमला निकला कि मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इस मलिच को, मेरे दाएं बाएं खड़े दोनों सिखों ने वहशी आदमियों की तरह मुंह ऊपर करके भड़क मारी। मुझे इतनी ही मोहलत चाहिए थी। उसने भड़क मारी थी और ऐसा करते उसने एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया। पंजाबी में उसे हुलारा मारना कहते हैं। देहात में दुश्मन पर वार करते हुए ऐसे ही हुलारा मारा जाता है। मेरी बाएं जाने भट्टा कट्टा सिख चौहड़ सिंह खड़ा था। उसका तलवार वाला हाथ नीचे ही था। उसने दूसरा हाथ उल्टा करके मुंह के आगे रखकर जोर से हुलारा मारा। उसको मालूम नहीं था कि जिस दुश्मन पर वार करने के लिए हुलारा मार रहा है वो कौन है। जैसे ही उसने हाथ मुंह पर रखकर मुंह ऊपर किया, मैं चीते की तरह उछला और मैंने उसके हाथ से तलवार छीन ली। मेरे हाथ की जरब उसकी कलाई पर पड़ी। ये जरब इतनी शदीद थी कि तलवार उसके हाथ से छूट गई। ये जरा सा खतरा मोल लेने का भी वक्त नहीं था। ये लोग मुझे कत्ल करने आए थे। इससे पहले कि चौहड़ सिंह संभलता, मेरी तलवार उसके पेट में आधी से ज्यादा घुस चुकी थी। ये सारा अमल 1 सेकंड से ज्यादा 1.5 सेकंड में हो गया होगा। चौहड़ सिंह ने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने तलवार उसके पेट से खींच ली। लड़की का बापू और उसका मंगेतर गुरनाम सिंह मुझ पर झपटे। मुझे गुरनाम सिंह से खतरा था क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी। दूसरे सिख के हाथ में किरपान थी। उसकी मुझे फिक्र न थी। गुरनाम सिंह भी अनाड़ी था।
उसे तलवार चलानी तो आती थी, मगर तलवार के वार से अपने आप को बचाना नहीं आता था। उस अहमक ने दोनों हाथों से तलवार के दस्ते को पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर मेरे सर पर वार करने की कोशिश की, मगर अभी उसकी तलवार उसी के सर के ऊपर थी कि मेरी तलवार उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। मैंने चिल्लाकर लड़की के सिख बापू से कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम भी मुझे कत्ल करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। मगर लड़की का बापू एक तो सिख था, दूसरे ये उसकी इज्जत और आबरू का मसला था। वो बहादुर आदमी था। उसने ऐसी चीख अपने हल्क से निकाली कि एक बार तो मैं भी घबरा गया। उसने मुझे बड़ी गंदी गाली दी और गुरनाम सिंह की तलवार पकड़कर मुझ पर हमला कर दिया। अब हम दोनों में तलवारें चलने लगी। मैं भी कोई तलवारबाज नहीं था, मगर मुझे कमांडो के दाव पेच सारे आते थे। सिख वैश्यों की तरह मुंह से गजबनाक आवाजें निकालता हुआ मुझ पर धड़ाधड़ वार कर रहा था। मुझे उसके वार बचाने मुश्किल हो रहे थे। मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया कि मैं तलवार से उसके वार ज्यादा देर तक रोक नहीं सकूंगा और बहुत मुमकिन है कि उसकी तलवार का वार मुझे शदीद जख्मी कर दे, क्योंकि सिख बिफरा हुआ था। वो गैरत के जोश में था और मैं अक्ल से काम ले रहा था। गैरत के सामने मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ सकती थी। मैंने बस इतना ही किया कि सिख ने तलवार का वार किया तो उसके वार को अपनी तलवार पर रोकने के बजाय मैं बिजली की तरह नीचे से निकलकर उसकी दाएं जानिब आ गया और वहां आते ही मैंने अपना बायां बाजू उसकी गर्दन में डालकर अपने फौलादी शिकंजे में लिया और सिर्फ इतना झटका दिया कि वो बेहोश हो जाए। न जाने क्यों मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपना बाजू उसकी गर्दन से निकाला तो वो नीचे गिर पड़ा। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो अपने पांव के बल बैठी, दोनों हाथों की उंगलियां मुंह में दबाए कांप रही थी और मुंह से अजीब किस्म की सहमी हुई आवाजें निकाल रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और एक तरफ खींचते हुए बोला, होश करो, होश में आओ। मैंने उसे 2-3 झटके दिए और घोड़ों की तरफ देखा जो इस कत्ल के मनाजिर से बिल्कुल बेताल्लुक होकर करीब ही झाड़ियों में मुंह मार रहे थे। मैं लड़की को खींचता हुआ घोड़ों के पास ले आया। मैं खुद एक घोड़े पर सवार हुआ और लड़की से कहा कि अगर मेरे साथ चलना है तो दूसरे घोड़े पर बैठ जाओ। लड़की अपने होशो हवास में आ गई थी। जल्दी से उसने घोड़े की काठी को दोनों हाथों से पकड़ा और उछलकर उस पर बैठ गई। दूसरे लम्हे हमारे घोड़े होशियारपुर कठुआ की तराई के नीम पहाड़ी इलाके में दौड़ते चले जा रहे थे। मुझसे 2 आदमी कत्ल भी हो गए थे। अगरचे मैंने सेल्फ डिफेंस यानी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कत्ल किया था, मगर मुझे दुश्मन मुल्क में कानून का तहफ्फुज कैसे मिल सकता था। मुझ पर तो कत्ल का जुर्म आयद होता और फांसी की सजा होती। ये सारी बातें मेरे जहन में थीं और मैं लड़की को लेकर जितनी जल्दी हो सके श्रीनगर कमांडो शेरवान की कमीनगाह में पहुंचना चाहता था। घोड़े काफी तेज दौड़ रहे थे। फासला तेजी से तय हो रहा था। हम एक पक्की सड़क पर आ गए। लड़की ने कहा, यहाँ से हमें होशियारपुर की लारी मिल जाएगी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हें यकीन है कि यही सड़क होशियारपुर को जाती है? उसने कहा, हाँ, मैं कई बार यहाँ से लारी में बैठकर होशियारपुर गई हूँ। हमने घोड़े वहीं छोड़ दिए और सड़क पर काफी आगे जाकर बैठ गए और पीछे से आने वाली लारी का इंतजार करने लगे। दूर से एक लारी आती नजर आई। मैंने खड़े होकर उसे हाथ दिया। लारी रुक गई। मालूम हुआ कि ये लारी जम्मू जा रही थी। मुझे खुशी हुई। मैंने लड़की को साथ लिया और लारी में बैठ गया। कठुआ लारी रुकी तो मैंने लड़की से कहा, हरनाम कौर, कुछ खाने को लाऊं? ये जुमला मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा था कि दूसरे हिंदू सिख मुसाफिर जो लारी में हमारे करीब बैठे थे उन्हें यकीन हो जाए कि हम भी हिंदू सिख ही हैं। लड़की समझ गई थी। कहने लगी, नहीं वीर जी, मैं भी यही चाहता था कि लारी से नीचे ना उतरूं। थोड़ी देर तक अड्डे पर रुकने के बाद लारी जम्मू की तरफ चल पड़ी। ये सारा इलाका पहाड़ी भी था और कहीं कहीं मैदान भी आ जाते थे। सर्दी ज्यादा नहीं थी, धूप निकली हुई थी। लारी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जिसकी वजह से जब हम जम्मू पहुंचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। जम्मू का शहर मेरे लिए जालिंदर से ज्यादा खतरनाक था। यहाँ मुझे मोहतात रहने की ज्यादा जरूरत थी। कश्मीर की जंग की वजह से यहाँ CID बहुत फिर रही थी। मैंने लारी अड्डे से ही मालूम कर लिया कि श्रीनगर जाने वाली लारी अब सुबह के 4 बजे चलेगी। शाम को श्रीनगर कोई लारी नहीं जाती थी। अब मेरे सामने रात गुजारने का मसला था। जम्मू में अपना एक मुजाहिद जरूर आम शहरी के भेस में मौजूद था, मगर मैं लड़की के साथ उसके ठिकाने पर नहीं जाना चाहता था। इतने पैसे मेरे पास थे कि हम किसी होटल में रात बसर कर सकते थे, लेकिन होटल में रात बसर करने से हम CID वालों की नजर में आ सकते थे। जम्मू के होटलों के बाहर तो CID तो जरूर मौजूद होती थी, बल्कि होटल वाले खुद CID वालों को बता देते कि रात ठहरने के लिए उनके होटल में कौन कौन आया है। हम लारी अड्डे की छत के नीचे एक तरफ होकर बैठे थे। लड़की ने चादर से जिस्म ढांप रखा था। मैंने उसे कहा, कुछ खाने को लेकर आता हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। लारी अड्डे के अंदर ही एक दुकान थी जिसके बाहर कांगड़ा होटल लिखा हुआ था। मैंने वहाँ से 2-3 रोटियां और चावल भाजी ली और लड़की के पास आ गया। हमने खामोशी से खाना खाया। वो कहने लगी, रात कहाँ रहेंगे वीर? मैंने आहिस्ता से कहा, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। लारी अड्डे में बैठे बैठे शाम हो गई। पहाड़ी इलाके में शाम जल्दी हो जाती है क्योंकि सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है। मैं भी यही चाहता था कि जरा अंधेरा हो जाए तो लड़की को लेकर किसी दूर उफ्तादा मामूली से होटल की तलाश में निकलूं। जम्मू शहर के बाजारों से मैं थोड़ा बहुत वाकिफ था, मगर यहाँ भी वही खतरा लाहक था कि ये बड़ा शहर है और कश्मीर की वादी के करीब है। यहाँ इंडिया के सभी अखबार आते होंगे और वो अखबार भी लोगों ने देखे होंगे जिनमें मेरी तस्वीर छपी हुई थी। इसी वास्ते मैं बेहद एहतियात से काम ले रहा था और लोगों की नजरों से अपने आप को छुपा रहा था।
शाम हो गई तो अंधेरा हो गया। अब मैं लारी अड्डे से बाहर निकल सकता था, मगर सवाल ये था कि हम किस होटल में जाएं। होटल के सिवा दूसरी कोई ऐसी जगह जहन में नहीं आ रही थी जहां मैं लड़की के साथ रात गुजार सकूं। अचानक मेरे जहन में गुरुद्वारे का ख्याल आ गया। जम्मू शहर में बड़े मंदिर गुरुद्वारे थे, हम किसी गुरुद्वारे में महफूज रहकर रात गुजार सकते थे। एक जमाने में मैंने जम्मू शहर के बाहर एक बस्ती में एक गुरुद्वारा देखा था। मैंने वहाँ चलने का फैसला किया। मुझे इस बस्ती का नाम याद नहीं रहा जिस बस्ती में ये गुरुद्वारा था। मैंने लड़की से कहा कि हम किसी गुरुद्वारे में रात गुजारेंगे, होटल में रहना ठीक नहीं है, वहाँ पुलिस हमारे पीछे आ सकती है, मुझसे 2 खून हो चुके हैं। लड़की कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी भाईजान। लड़की कभी मुझे वीर जी कहती, कभी भाईजान। वो सिखों के माहौल में पली हुई थी, मगर उसको मुसलमान माँ ने पाला था और उसको कलमा पढ़ाया था, नमाज सिखाई थी और मुसलमानों के तमद्दुन से भी रोशनास करवाया था। इसलिए वो कभी कभी बिल्कुल मुसलमान घरानों की लड़कियों की तरह मुझे भाईजान कहकर मुखातिब करती। हम लारी अड्डे से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। एक खाली तांगा करीब ही खड़ा था। उस वक्त मुझे जम्मू की उस बस्ती का नाम मालूम था जहाँ गुरुद्वारा था। ये बस्ती शहर के मज़ाफात में थी, इसलिए मैंने इस बस्ती के गुरुद्वारे को मुंतखब किया था। हम तांगे में बैठ गए। तांगा उस मज़ाफाती बस्ती की तरफ चल पड़ा। मैं और लड़की तांगे की पिछली सीट पर बैठे थे। जम्मू शहर की बत्तियां रोशन हो गई थीं। तांगा एक घाटी उतरकर एक टीले की तरफ जा रहा था। उसी टीले के दामन में गुरुद्वारा था। टीले की ढलान पर और नीचे मकानात थे जहां रोशनियां हो रही थीं। मैंने तांगा गुरुद्वारे से कुछ फासले पर रुकवा दिया। मैंने लड़की से कहा, मैं बात करूंगा, तुम खामोश रहना। लड़की ने इस बात में सर हिलाया। गुरुद्वारे के दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। अंदर से गुरबानी की आवाजें आ रही थीं। सिख मर्द औरतें ग्रंथ साहिब के दर्शनों को गुरुद्वारे में जा रहे थे। हम गुरुद्वारे के अंदर जाकर एक तरफ होकर बैठ गए। मैंने माहौल का बगौर जायजा लिया। वहाँ कोई मशकूक आदमी नजर न आया तो मैंने लड़की से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं ग्रंथी से बात करके आता हूँ। मैं गुरुद्वारे के उस कमरे में आ गया जहाँ गुरबानी का पाठ हो रहा था। मैंने सर पर रुमाल बांध लिया था। ये गुरुद्वारे के एहतराम के लिए जरूरी था। मैंने देखा कि ग्रंथी उस वक्त बेहद मसरूफ था, उससे बात नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर वहाँ एहतराम से बैठे रहने के बाद बाहर निकल आया। एक तरफ एक नीले कपड़ों वाला अकाली सेवादार लंबे झाड़ू से गुरुद्वारे का सहन साफ कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर सत श्री अकाल कहा और उसे पूछा कि वहाँ परदेसी मुसाफिर की रात बसर करने की कोई जगह मिल जाएगी। सेवादार ने कहा, गुरुद्वारे के पीछे सराय है, वहाँ चले जाओ। मैं लड़की को लेकर सराय में आ गया। ये सराय एक लंबी सी बैरक की शक्ल की थी। बैरक के बरामदे में कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थीं। यहाँ भी एक सेवादार मिल गया। मैंने उससे कहा, साहब जी, मेरा नाम श्याम सिंह है, मेरे साथ मेरी बहन है, हम श्रीनगर जा रहे थे, मालूम हुआ लारी सुबह जाएगी, हमें रात गुजारने को कमरा मिल जाएगा। 10 रुपए अदा करने पर हमें एक छोटा सा कमरा मिल गया जिसमें एक चारपाई थी। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। हमें 2 मोटे कंबल भी मिल गए। मैंने लड़की से कहा, तुम चारपाई पर सो जाओ। लड़की चारपाई पर बैठ गई। मैं नीचे दरी पर कंबल घुटनों पर रख कर बैठ गया। वहाँ रात को खासी सर्दी थी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हें अपने बापू के मरने का अफसोस नहीं है? वो बोली, वो मेरा बाप नहीं था, वो मेरा और मेरी माँ का दुश्मन था। उसने मेरी माँ के बहन भाइयों माँ बाप को शहीद करके उसको अगवा किया था। वो मेरा बाप नहीं था। मैं उसे अपना बाप नहीं समझती। मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। मैंने उसे ये बताने की जरूरत महसूस न की कि मैंने उसके बाप की गर्दन को सिर्फ इतना झटका दिया था कि वो बेहोश हो जाए। लड़की ने मुझसे पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी फौजी हो? मैंने कहा, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो बोली, जिस तरह तुमने अकेले और निहत्ते होकर 3 तलवार कृपानों वाले सिखों को ठिकाने लगाया है, ये कोई फौजी जवान ही कर सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पाकिस्तान का हर मुसलमान फौजी है और वो अपने मुल्क पर हमला करने वाले दुश्मन को इसी तरह ठिकाने लगाएगा। खाना हमने लारी अड्डे पर ही खा लिया था। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद लड़की चारपाई पर और मैं दर्री पर कंबल ओढ़कर लेट गया। कमरे में कमजोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। सराय के सेवादार ने कमरा देते वक्त मुझे 2 बातों की खास हिदायत की थी। उसने कहा था, रात को कमरे का बल्ब जलता रहेगा। तुम लोगों ने मुंह अंधेरे श्रीनगर जाने वाली लारी पकड़नी है। उस वक्त मैं गुरबानी पाठ सुन रहा हूँगा। तुम कमरे को ताला लगाकर चाबी यहाँ संदूकची में रख कर चले जाना। मैंने कमरे का ताला उसमें लगी हुई चाबी समेत अपने सरहाने के नीचे रख लिया। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था कि बाहर किसी ने दस्तक दी। मैंने आंखें खोलकर चारपाई पर लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। वो दस्तक की आवाज सुनकर उठ बैठी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उठकर दरवाजे के पास आया। कौन है भाई? मैंने पूछा। बाहर से किसी मर्द की आवाज आई, मंगतू प्रसाद ले लो। प्रसाद का मामला था, मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि गुरुद्वारे का कोई सेवादार होगा जो सराय के मुसाफिरों में गुरुद्वारे का प्रसाद बांट रहा है। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक दरमियाने कद का भारी बदन वाला आदमी हाथ में हलवे का डोना लिए खड़ा था। वो बड़ी दीदा दलेरी से अंदर आ गया और लड़की को प्रणाम करते हुए बोला, क्षमा कर देना बहन जी, आपको तकलीफ दी। मैंने प्रसाद का डोना उसके हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया महाराज, हम बड़े थके हुए हैं। मेरा मतलब था कि हम सोना चाहते हैं और तुम चले जाओ। मगर वो खड़ा रहा और मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। उसके होंठ बारीक थे और ऊपर मूछों का
चज्जा था। उसकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी खतरनाक लगी। कहने लगा, भाई साहब आप जालंधर से आ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी, मेरा नाम श्याम सिंह है, ये मेरी बहन हरनाम कौर है। उस वक्त जल्दी में मेरे मुंह से लड़की का असली नाम निकल गया जो मैं नहीं कहना चाहता था। उसने लड़की को गौर से देखा, फिर अपनी गर्म सदरी में हाथ डाला और जेब से बाहर निकाला तो उसके हाथ में पिस्तौल था। कहने लगा, मैं जम्मू पुलिस का CID इंस्पेक्टर बंसीधर हूँ। तुम्हारे बारे में हमें सारी रिपोर्ट मिल चुकी है। तुम पाकिस्तानी जासूस हो, पीछे 2 सिखों का खून कर करा रहे हो और इस औरत को भगाकर श्रीनगर ले जा रहे हो। ये औरत इस कमरे में रहेगी, तुमको मेरे साथ थाने चलना होगा। मैंने अपने आप को बिल्कुल परेशान न होने दिया। ये वाकया मुझे पहली बार पेश नहीं आ रहा था। इससे पहले मैं कई बार इस किस्म के हालात से गुजर चुका था। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि उसके साथ बाहर पुलिस तो नहीं आई। मैंने कहा, महाराज आपको गलती हो गई है, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। पाकिस्तानी जासूस सराय के किसी दूसरे कमरे में ही होगा। मैं जिला जालंधर के गाँव बेरवाली का रहने वाला हूँ और ये मेरी बहन है। उस आदमी का चेहरा मजीद करख्त हो गया। मैंने देखा कि पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी और उसका रुख मेरे सीने की तरफ था। कहने लगा, हमारे मुखबर गधे नहीं है। थाने चलकर तुम खुद मान जाओगे कि तुम ही पाकिस्तानी जासूस हो और तुमने 2 सिखों का कत्ल किया है और एक सिख सरदार को बेहोश करके उसकी बेटी हरनाम कौर को अगवा करके ले जा रहे हो। मैंने हरनाम कौर को इशारा करते हुए कहा, महाराज आप हरनाम कौर से खुद पूछ लें, अगर मैं इसे अगवा करके ले जा रहा होता तो ये शोर न मचाती। CID इंस्पेक्टर इसके जवाब में एक ऐसी हरकत कर बैठा जो पुलिस और CID के लोग अक्सर कर दिया करते हैं। पिस्तौल उसके सीधे हाथ में था और वो मुझसे 2 कदमों के फासले पर था। उसने मुझे बड़ी गलीज गाली देते हुए एकदम बाएं हाथ से मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाते ही मेरा सर फिर गया। शायद इसकी वजह वो लड़की भी हो जिस पर पहले ही मेरी दलेरी की धाक बैठ चुकी थी और जो चारपाई पर हैरान परेशान बैठी थी। मेरी आंखों के सामने एक बिजली सी कौंध गई। फिर मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैंने कैसे उसकी नाफ के नीचे जोर से अपना ठुड्डा मारा और कैसे वो दोहरा होकर गिर पड़ा। फिर कैसे मैंने सबसे पहले उसका पिस्तौल पांव की ठोकर से दूर फेंका और कब मेरे फौलादी बाजू ने उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़ कर झटका दिया। मुझे होश उस वक्त आया जब बंसीधर नामी जम्मू पुलिस का CID इंस्पेक्टर मेरे करीब ही दरी पर मरा पड़ा हुआ था। मैंने पिस्तौल उठाकर अपनी जेब में डाला और खूंटी से जैकेट उतार कर पहनते हुए लड़की से कहा, तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। लड़की जल्दी से चारपाई से उठी और सरहाने के पास पड़ी चादर जिस्म पर लपेटने लगी। मैंने अपने सरहाने के नीचे से कुंजी लगा हुआ ताला निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और लड़की को 1 सेकंड रुकने का इशारा किया। दरवाजा घर से बंद था मगर उसे अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैं ये देखना चाहता था कि ये आदमी अपने साथ बावर्दी या सिविलियन कपड़ों वाली पुलिस के आदमी तो नहीं लाया। बरामदे का बल्ब कोने में जल रहा था। बरामदा खाली पड़ा था। गुरुद्वारे के बड़े कमरे की जानिब से गुरबानी के पाठ की हल्की सी आवाज आ रही थी। जो रास्ता बरामदे से गुरुद्वारे के गेट की तरफ जाता था, रात हो जाने और सर्दी बढ़ जाने की वजह से वो भी खाली पड़ा था। मैंने लड़की से कहा, आ जाओ। लड़की 6-7 घंटों में मेरे हाथ से 3-4 आदमी कत्ल होते देख चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो चादर अपने जिस्म पर ठीक करने लगी। मैंने उसे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, निकल चलो। कमरे से बाहर आकर मैंने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में ही रख ली ताकि अगर सेवादार ने सुबह के वक्त कमरे को खोलकर लाश देखी तो उसे मजीद देर लग जाए। हमारे पास कोई सामान वगैरह तो था नहीं, 3 कपड़ों में थे। इसी तरह बड़े सुकून से चलते हुए बरामदे से उतरकर गुरुद्वारे के गेट में से निकल गए। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि CID इंस्पेक्टर मामले की तहकीकात के लिए अकेला ही आया था। ऐसे मौकों पर ये लोग अकेले ही जाते हैं मगर संगीन हालात में असलहा जरूर साथ रखते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये लोग कामयाब कार्रवाई पुलिस की बजाय अपने नाम डालने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और यकीन करें, अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो CID इंस्पेक्टर उसे थाने ले गया था। ये उसकी बदकिस्मती थी। जम्मू शहर की इस बस्ती की सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। दरिया पार शहर की बत्तियां जगमगा रही थीं। लड़की कहने लगी, अब हम कहाँ जा रहे हैं वीर जी? ये मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मैंने कहा, अब हमारा इस शहर में ठहरना ठीक नहीं, हमें किसी और तरफ निकल जाना चाहिए। हम आगे पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। लड़की ने कमांडो औरतों वाली बात की थी। मैंने कहा, सुबह पुलिस को गुरुद्वारे में अपने इंस्पेक्टर की लाश मिल जाएगी और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पुलिस सड़क की नाकाबंदी कर लेगी। वो आसपास की पहाड़ियों में भी जरूर जाएगी। वो बोली तो क्या फिर हम वापस कठुआ चले जाएं? मेरा जहन बड़ी तेजी से कोई तरकीब सोचने में लगा हुआ था। उस वक्त श्रीनगर की तरफ कोई लारी या ट्रेन भी नहीं जाती थी। अगर जाती भी थी तो रास्ते में हम पकड़े जा सकते थे। मैं लड़की की तजवीज पर गौर करने लगा। उसने कहा था कि हम पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। ये तजवीज मुझे महफूज महसूस हो रही थी। अगर हम जम्मू से आगे निकलकर आसपास के वीरान इलाके में किसी जगह छुप जाते और वहाँ एक रात और एक दिन गुजार लेते तो दूसरे दिन किसी लारी या ट्रक के जरिए जम्मू से श्रीनगर जाने में इतना ज्यादा खतरा नहीं था। जम्मू शहर के शुमाल मगरिब की तरफ जो खुश्क कहीं कहीं जंगली झाड़ियों वाली पहाड़ियाँ थी वो मेरी जानी पहचानी थी। इस वक्त मुझे किसी जगह कुछ देर के लिए रूपोश होने की सख्त जरूरत थी, वरना जम्मू और श्रीनगर के रास्ते में मेरा और लड़की का पुलिस के काबू में आ जाना यकीनी था। मेरे साथ तो पुलिस ने जो सलूक करना था उसका मुझे इल्म था, मगर इस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती। वो फिर न पाकिस्तान जा सकती थी और न वापस अपने घर में जा सकती थी। इस लड़की को पाकिस्तान पहुंचाना जरूरी था।
इसकी बदनसीब मुसलमान माँ ने इसे पक्का मुसलमान बना दिया था और इसके दिल में इस्लाम और पाकिस्तान से इतनी शदीद मोहब्बत पैदा हो चुकी थी कि मुझे यकीन हो गया था कि अगर वो पाकिस्तान न पहुंच सकी तो वाकई खुदकुशी कर लेगी। हमें एक खाली रिक्शा मिल गया। ये मोटर रिक्शा था और जम्मू में ये रिक्शे नए नए चलना शुरू हुए थे। हम इसमें सवार हो गए। मैंने ड्राइवर से एक खास जगह का नाम लेकर कहा कि उधर चलो। रिक्शा चल पड़ा। जिस खास जगह का मैंने नाम लिया था वो जम्मू शहर के शुमाल में जम्मू श्रीनगर रोड पर दरिया के पार वाक़ थी। यहाँ एक बहुत बड़ा बरसाती नाले का पुल बना हुआ था। इस पुल पर आकर हम रिक्शे से उतर गए। रात का अंधेरा यहाँ ज्यादा ही महसूस हो रहा था क्योंकि आसपास कोई बिजली का खंबा नहीं था। फिर भी चूंकि आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे इसलिए उनकी धुंधली चमक में जमीन और कहीं कहीं दरख्तों के हयूले नजर आ रहे थे। जब रिक्शा हमें छोड़कर वापस चला गया तो लड़की इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा मैंने तुम्हारी तजवीज पर अमल किया है। हम एक रात और एक दिन जहाँ से दूर जो पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं वहाँ छुपेंगे क्योंकि सुबह होते ही पुलिस को सीआईडी इंस्पेक्टर की लाश मिल जाएगी और वो कम से कम जम्मू श्रीनगर रोड पर जरूर चेकिंग शुरू कर देगी। मैंने उसे ये बिल्कुल न बताया कि अखबारों में मेरी तस्वीर भी छप चुकी है और पुलिस पहले ही से मेरे पीछे लगी हुई है। लड़की दलेर थी। कहने लगी तुम मुझे जहाँ ले चलोगे मैं चली जाऊंगी लेकिन खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तान पहुँचा देना। मरने के बाद मेरी रूह भी तुम्हें दुआएं देती रहेगी। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमक गया। इस लड़की को अगर पाकिस्तान ही पहुँचाना है तो मुझे श्रीनगर जाकर इसको मुजाहिदीन के जरिए बॉर्डर क्रॉस करवाने की बजाय मैं इसे यहाँ जम्मू की पहाड़ियों से बॉर्डर क्रॉस करवा के पाकिस्तान ले जा सकता था। अगरचे मैं ऐसा गैर कानूनी इकदाम नहीं करना चाहता था लेकिन ये एक मुसलमान लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल था। इस ख्याल के साथ ही जैसे मेरा आधा बोझ हल्का हो गया। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि बजाय पहाड़ियों में रूपोश होने के मैं इन पहाड़ियों के दरमियान से होकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरा वो फर्ज पूरा हो जाएगा जो मुझ पर इस लड़की की तरफ से आयद होता है और जिसकी इस लड़की की बदनसीब माँ ने इसको कसम दिलाई थी। मैंने लड़की को अपना फैसला न बताया और उसको साथ लेकर बरसाती नाले के साथ साथ दूर नजर आने वाली पहाड़ियों के हयूलों की तरफ चलना शुरू कर दिया। नाले की दीवार ऊंची थी और उसमें पानी नजर आ रहा था क्योंकि 1 मील तक नाले पर चलने के बाद छोटे छोटे छतरी नुमा दरख्तों के झुंड आ गए। मैंने लड़की से पूछा कि वो थक तो नहीं गई। लड़की ने कहा बिल्कुल नहीं थकी भाईजान। जब वो मुझे भाईजान कहती तो मुझे अच्छी भी लगती और मुझे अपनी शहीद बहन कुलसूम याद आती और मेरे अंदर ये जज्बा ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता कि मुझे इस लड़की को पाकिस्तान जरूर पहुंचाना है। मैंने उसे पूछा तुम पाकिस्तान तो जा रही हो मगर वहाँ तुम्हारा कौन है जिसके पास जाओगी? ये सवाल मेरे जहन में कई बार पैदा हो चुका था। लड़की कहने लगी मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में गुजरात शहर के करीब एक गाँव है। माँ ने कहा था कि उस गांव में उसके रिश्तेदार रहते हैं। तुम पाकिस्तान पहुंचकर सीधे उनके पास चली जाना। वो लोग तुम्हें अपने पास रख लेंगे और तुम्हारी अपने अजीजों में शादी कर देंगे। लड़की ने मुझे अपनी वालिदा के रिश्तेदारों के नाम भी बताए। मैं सोचने लगा कि क्या वो इस लड़की को कबूल कर लेंगे। ये बड़ा नाजुक मसला था। हो सकता है कि वो इस लड़की को अपने पास रखने से इनकार कर दें। ऐसी सूरत में लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? रात गहरी हो गई थी। हम जम्मू शहर से बहुत दूर निकल आए थे। जम्मू शहर की रोशनियां अब पीछे देखने से दिखाई न देती थीं। मैदान खत्म हुआ तो ऊंचा नीचा नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। आसपास छोटे छोटे टीले टिब्बे थे जिन पर अंधेरा छाया हुआ था। मैंने महसूस किया कि लड़की थक गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं रुक गया। मेरा ख्याल है कि हमें रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए। लड़की बैठ गई। वो वाकई थक गई थी। मैं भी बैठ गया। सीआईडी इंस्पेक्टर का पिस्तौल मेरी जेब में था। करीब ही एक टीला था। मैंने लड़की से कहा कि वहाँ चलकर कोई जगह देखते हैं। टीले के दामन में झाड़ियाँ नहीं उगी हुई थीं। उनकी बजाय वहाँ बड़ी बड़ी पथरीली सिल्लें आड़ी तिरछी पड़ी थी। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया था मगर इन सिलों पर कुछ देर बैठने से सर्दी महसूस होने लगी। शबनम भी गिर रही थी। मुझे लड़की का ज्यादा ख्याल था। मैं तो सर्द गर्म का आदी था। मैं उठकर टीलों के पीछे गया तो वहाँ दरख्तों के नीचे एक चबूतरा सा बना हुआ था। खुदा जाने ये किस मकसद के लिए इस वीराने में बनाया गया था। मैंने लड़की को वहाँ बुलाया और कहा इससे अच्छी जगह यहाँ नहीं मिल सकती, यहीं सो जाते हैं। लड़की ने कोई जवाब न दिया और चबूतरे के फर्श पर अपने आप को चादर में लपेट कर लेट गई। मैं दूसरी तरफ बाजू का सरहाना बनाकर लेट गया। लड़की बेहद थकी हुई थी। कुछ देर बाद मुझे उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज आई। वो सो चुकी थी। मेरा ख्याल था कि मुझे नींद नहीं आएगी लेकिन मुझ पर भी गुनूद की तारी होने लगी। फिर मैं भी सो गया।